बदमाश नहीं हूँ और ना ही मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून निकल आने लगा और फिर उसमें ईचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही हैं वैसा आदमी नहीं हूं मैं। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए। वो ये देख पा रहे थे कि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लकी को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस क्यों बुलाना? हम इसे तो हम ही ठीक कर देंगे, क्यों सुरेश? पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लकी की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इससे टच भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो इससे निपटेगी। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फोन निकाला और वो फोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों पुलिस को परेशान कर रही हो? हम है ना, हम भी उतना ही अच्छा धोते हैं जितना पुलिस धोती है। दूसरे गार्ड ने कहा और फिर उसने लकी के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लकी चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ। लकी ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं लकी और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा। मैनेजर को बुला, दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लकी और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लकी और उस लड़की का फोन बज उठा। हेलो, जी हाँ सर, मैं होटल आ गई हूँ, लेकिन सर एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़की ने लकी को घूर कर देखा और कहा, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ उसको करके। लकी ने कहा और दोनों ने एक वक्त में ही फोन रखा। लड़की के लिए अब वहां रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसलिए लड़की ने लकी को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लकी का एक फोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लकी ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लकी को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लकी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लकी अपनी दाई ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। लकी ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे मुचका दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था। अचानक उससे वो माफी क्यों मांग रहा था? जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर खुजाते हुए वहां से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहां आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मैंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास हैं, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो आप जरा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया। वहां से वो निकल चुका था। जैसे ही मैनेजर वहां से निकला, वो लड़की वहां आकर खड़ी हो गई।
ये वही लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, वो क्या है ना। इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदगी से एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लकी के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसने सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर आइए, मैं रुस्तम डांगी। लकी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लकी ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनकी कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयां कर रहे थे। ये सब लोग वो हैं सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं, सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल, आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा। उस लड़की ने जैसे ही लकी को वहां खड़ा देखा तो उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लकी ने भी इतनी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लकी को अपने जहन में सिर्फ एक बात ही याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लकी ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने से भी उसे कुछ नहीं कहने वाली थी। लेकिन अगले ही पल लकी को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नजर उस लड़की से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज, लकी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठाने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया रागिनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लकी समझ गया था कि वो काफी फीकी थी। उसमें लकी के लिए काफी घबराहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लकी को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों बाद इतना कुछ अच्छा खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वह निकल गया। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पद, अपने पते, अपने जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी की बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज न जाने कितने दिनों बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फुल हो गया था। सर आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लकी को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लकी ने कहा। ठीक है सर आइए, तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूं, रुस्तम ने कहा। वो भी लकी की इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की तो उसने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था।
वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लकी काफी क्यूट था। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा, सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर? कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दें। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठा भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी, खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। अब आगे क्या होगा का उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए, इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहां के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीला और सफेद रंग का डब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उससे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लकी ने अपनी आंखों से उन डब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाना को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लकी ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बॉटल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे उठाकर रखवा देता हूं। लकी ने काफी कोशिश की कि वो डब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लकी के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लकी के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू। और वो भी किसी लड़की के साथ इस चीज की कल्पना कोई नहीं कर सकता था, लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण। में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप
मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। रागिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लकी के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी इसके बारे में बात करना शुरू कर देगी। लकी सकपकाया और उसने कहा, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो रागिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और अब की बार लकी ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लकी के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लकी उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लकी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागिनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज सर, प्लीज। रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लकी को लगा कि यह माफी मांगने और माफ करने का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागिनी ने देखा कि लकी के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखने के लिए वो बार बार लकी की ओर देखती। उसके पतले पतले होठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ओके सर, ठीक है, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लकी और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यही हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ, अमित ने कहा। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्टल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लकी सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागिनी ने उसे देखा और पूछा, सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लकी के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली है और अभी अमित और बाकी लोगों के आने में कुछ वक्त है। ऐसे में वो चाहता तो रागिनी को अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था। उसके दिल की धड़कन में थोड़ा इजाफा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता, उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लकी ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूँ, रागिनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। लकी को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रागिनी की पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी वो कि लकी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी ही कम पड़ती जा रही थी। जब लकी का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रागिनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागिनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उसकी हंसी चमक रही थी। अचानक उसे लग रहा था कि वो फिर से वही हरकत कर रहा था जो वो लिफ्ट में कर रहा था और उसे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। वैसे सर, अगर आप चाहें तो फिर से अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं, मैं इस बार आपको, रागिनी ने भी शर्माते हुए कहा। बड़ी हिम्मत करके उसने ये बात कही और कहते ही उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये सुना, उसकी शर्म और ज्यादा बढ़ गई। उसने बिना रागिनी की ओर देखे कहा, हाँ क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहें तो, रागिनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लकी भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लकी ने फिर भी रागिनी को झलक भर ही देखा था और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागिनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लकी ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया पता ही नहीं चला। रागिनी ने देखा कि लकी उसे अभी भी देख रहा था तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लकी का ध्यान टूटा, रागिनी ने सामने की ओर इशारा किया। लकी ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ओह,
तो हम पहुंच भी गए। थैंक यू, अब मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगा, लकी ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफर खत्म होने का बहुत मलाल हो रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लकी अपना हाथ खाने का डब्बा लेने के लिए आगे बढ़ा था, रागनी ने अपने हाथ से वो डब्बा निकाला और लकी की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागनी को निहार लिया। रागनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। लकी ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लकी ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लकी ने देखा कि कोयल के पलंग के पास ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उनमें से कुछ फूलों के गुलदस्ते थे, तो कुछ गेट वेल सून के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लकी ने इतनी सारी नजरों को अपनी ओर आता देखा तो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लकी खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्त को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी, तो लकी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लकी को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी ही शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लकी के हाथ में नीला डब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, दिशा ने कहा और लकी की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लकी फंस गया था। उसने कहा नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब वो क्या जवाब देता उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रुमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लकी की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागनी को गाड़ी चलाते हुए ये महसूस हो रहा था कि लकी के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघ कर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लकी की महक थी। जब रागनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए। अब रागनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचा था? और क्या रागनी उसे रुमाल देने की घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था? इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अमित बीच में ही कूदा और बोला, अरे देखो, लकी तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान जियो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लकी कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज ये सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीहत करते, इतनी बेइज्जती करते कि लकी यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। अब भले ही वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हाँ भरनी पड़ी थी कि वो ये खाना किसी और के लिए नहीं
बल्कि कोयल के लिए लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीजें मरीज के लिए और क्या ही ला सकता था। वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर का खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसकी इस हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हैं और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो तो खाना लेकर ही आती है। और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो बाहर का खाना नहीं खा सकती है? तुम लोग सब अभी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया नहीं देखी है। गर्वित ने लकी के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। उसे इस बात पर काफी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी लकी जैसा, उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लकी ने अपने आप से कहा। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो ये सब कहकर फंस गया था कि वो ये खाना कोयल के लिए लेकर आया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है, पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डब्बे को खोलने के लिए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डब्बा खोलती, उसके पीछे से और एक दोस्त की आवाज आई और उसने कहा, अरे क्या खोल कर देख रही हो? वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबा पर डिलीवरी का काम करता था? मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था ना, तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वहां से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लकी देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डब्बे के अंदर वो सड़े से 50 रुपए वाले फ्राइड राइस हैं, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए? एक और लड़की ने अपनी भौहें नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ तो और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपए से ज्यादा के थोड़ी ना आते हैं। अब यहाँ कोयल को अच्छे खाने की जरूरत है और ये उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है, एक लड़के ने कहा। अब अगर नर्स आकर देखेगी और उसे पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसी सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर ढिंडोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि आखिर फ्राइड राइस ही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे ही उस चश्मे वाली लड़की ने ये कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लकी को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लकी का मन कर रहा था कि वो अपने चेहरे अपने घुटनों में छिपा ले। उन लोगों की आंखों में लकी जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन सब के सामने खड़ा था और फिर भी वो सब उसके बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे। खैर, उन लोगों को लकी के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर नहीं लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लकी को कैसे ट्रीट करती थी, इसलिए उन लोगों को भी लकी को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस मिल गया था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से लेकर आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था, लेकिन वो इन सब लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले उसके दोस्त इसे खा लें। यार अमित, मैं ये सब तेरे, प्रीतम और करवित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसे खा लो, लकी ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लकी के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लकी से वो खाने का प्लेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे ये करते हुए देखा तो वो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज अमित, पता है ना इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल के ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में पड़े तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल रहा था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लकी के रुमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजना शुरू हुआ तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी थी। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया
और वो इस दुविधा में थी कि उसे रुमाल देने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जब उसने रुमाल पहली बार देखा तब तो उसके दिमाग में यही आया कि उसे लकी को ये रुमाल दे देना चाहिए था, लेकिन जब उसने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रुमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लकी की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे। जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी कि तभी ठीक उसने रुमाल को अपनी ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला तो लकी ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नजर बाकी लोगों को चीरते हुए सीधा कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, कोयल, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती हुई आंखों से प्रशांत को देखा। लकी देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान ना जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रशांत भी उसे ऐसे ही देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उसे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता तो। इससे पहले कि कोयल उसके आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ लें। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया था और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लकी, जो इस गधे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया, ये लड़की उससे सीधे मुंह तक बात भी नहीं करना चाह रही थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ कह पाते, अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई। अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नजरों से देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई तो उसने कोयल के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4 से 5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सा लेनन का शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। उसने अपने कंधे पर काले रंग का बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने उसके मुंह से अपने लिए जब गधा सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसे ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर आ ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास। कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार में ही परेशान हो रही हो, कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लकी को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही है वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था।
इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहां से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो। जवानी की जोश में ना बुढ़ापा। इससे पहले कि कश्मीर आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लायन ग्रुप की धमकी के बारे में उसे भी पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं। तुझे पता है हुई चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर से सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। कश्मीरा ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूं। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लकी उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते? क्या कोयल को लकी की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता